सेहत की फैसिलिटीज़ फराम कर रहे हैं। मेरे और पूरे ऐवान की तरफ से हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। सर, बजट तकरीर है, बजट पे बात करनी है। पूरी दुनिया में जो मीशत है, इकॉनमी जिसको बात करते हैं सारे ममालिक की, वो पटेल साहब रोटेशन बिल्कुल सही है जी। पटेल साहब मेरी बात हो जाए उसके बाद कर लीजिएगा सर जी। सर, पूरी नवाज दुनिया में साहब। मईशत बिस्तरे मर्ग पे मौजूद है, बेयकीनी की सूरत हाल है, कारोबार ठप हो गए हैं। सर्विस इंडस्ट्री जहां जहां जिस मुल्क की बेस लाइन सर्विस इंडस्ट्री थी, सर्विस सेक्टर था, वो मईशतें तबाह हो चुकी हैं। अपोजिशन का काम है तनकीद करना, हुकूमत का काम है तनकीद सुनना। अपोजिशन का काम था कि वो अच्छी इस्लाह करती, अच्छी तजावीज़ देती। जैसे जैन कुरैशी साहब अभी बता के गए, कोई तजावीज़ अभी तक हमारे पास, गवर्नमेंट के पास इस बजट से रिलेटेड नहीं आई हैं। हम चाहते हैं, देखें, ये नया पहली दफ़ा कोविड-19 के बाद, इतनी बड़े पैंडेमिक के बाद, 1930 के बड़े जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं इकोनॉमिकली डिप्रेशन था, उसके बाद ये उससे बड़ा इकोनॉमीज़ के लिए जो मसला है कोविड-19। आप जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हफीज शेख साहब, हम अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब शुक्रिया अदा करते हैं, जो नो न्यू टैक्सेस, कोई नया टैक्स इस बजट में नहीं लगाया गया। पूरे दादो शुमार जैन कुरैशी साहब ने आपके सामने रखे हैं और बड़ी तफसीली रखे हैं, उस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी बहुत बात कर रहे थे, अभी एहतसाब की बात हो रही थी कि सबका एहतसाब होना चाहिए। वो एक एहतसाब, मैं उनकी इस सारी बात से एग्री करता हूँ, पर मैं एक साथ उनके ऐड करना चाहूँ कि जो जलजला आया था और जलजला जदगान के जो पैसे आए थे, उस पैसे का भी एहतसाब होना चाहिए। उस पैसे के बेनिफिशरीज आज बैठ के लोगों के एहतसाब की बात कर रहे हैं इस ऐवान में। वो बता रहे हैं सिलेक्टेड कौन था। जो मुशर्रफ के साथ बैठे हुए थे, उसको सोने की बंदूकें गिफ्ट किया करते थे, आज वो बैठ के हमें एहतसाब की बातें कर रहे हैं। होना चाहिए, सबका होना चाहिए, और हम करके दिखा रहे हैं। और सबसे पहले जो आपको चीनी का देख रहे हैं, जिसमें क्रॉस द बोर्ड दोनों तरफ अपोजिशन और गवर्नमेंट में बैठे हुए बेंचेस के लोगों का एहतसाब हो रहा है, इस 60 साल की हिस्ट्री में आज से पहले ये कभी नहीं हुआ। अभी उन्होंने बहुत सारी बात की कि 2018 के फिगर्स लो हैं। 2018 में जो मुल्क तरक्की कर रहा था, आज मुल्क कहां पहुंचा है। आप देखें, इंपोर्ट 2018 में जो इंपोर्ट बिल था वो 63 अरब डॉलर था। जो एक्सपोर्ट्स थी पीपल्स पार्टी दौर में 25 अरब डॉलर से ज्यादा की थी, 5 साल में वो कम होके 22.5 अरब डॉलर पे आ गई। और एक टाइम जो खुर्रम दस्तगीर साहब यहां बात करके गए हैं, एक टाइम ऐसा भी आया जब एक्सपोर्ट्स 20 अरब डॉलर पे आ गई। आपका ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप था 34 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 19.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। और आपके फॉरेन रिजर्व्स आपके पास इतने नहीं थे कि आप एक महीने की पेमेंट्स कर सकें। दुनिया में उस मुल्क को दिवालिया करार दे दिया जाता है जिस मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स उनकी 3 महीने की इंपोर्ट्स के बराबर ना हो। ये आप पाकिस्तान छोड़ के गए थे। अभी आप बात कर रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे दिल के करीब हैं। आज अगर उनकी रेमिटेंसी 21.5 अरब डॉलर पाकिस्तान पहुंचता है तो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को उस पैसे से स्ट्रीमलाइन करता है। हमें एहसास है, पर जो पीआईए का अशर स्टेट एंटिटी लॉस जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 350 अरब रुपए पे वो छोड़ के गए थे, जिसमें पीआईए, जिसमें स्टील मिल, जिसमें एनएचए, बाकी सारे स्टेट एंटिटीज थी। जब नून की गवर्नमेंट गई है तो वो 950 अरब रुपए पे छोड़ के गए स्टेट एंटिटी लॉस। आपने इस काबिल छोड़ा है पीआईए को। आपने पाकिस्तान के किसी इदारे को इस हाल पे छोड़ा है कि बगैर लोन के, बगैर हुकूमत की फंडिंग पे वो चल सके। और इन हालात में जब 25% लोग खतरे गुर्बत से नीचे रहते हैं, इस मुल्क में कोविड-19 ने पूरी दुनिया जो इस वबा से परेशान है, पाकिस्तान उस वबा से परेशान है। उस हालात में आप हमें कुछ तरीका बताएं
आपने जो तनकीद की हमने सुन लिया, तरीका भी बताएं कि 2 लाख ऐसे लोग हैं पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में बेरोजगार हुए हैं और पाकिस्तान आना चाहते हैं। उनका हमें कोई तरीकाकार बताएं कि हम क्या सरे महल बेच दें, क्या हम एवन फील्ड बेच के उनको वापस पाकिस्तान ले आए। क्या तरीकाकार किया जाए? जो उसका तरीकाकार निकाला गया है उसमें बिडिंग प्रोसेस को लाया गया है और उसके तहत वो फेज को कैलकुलेट करके उन लोगों को ऑफर किया जा रहा है। हमें पता है ये मुश्किल हालात हैं, हमें पता है ये बोझ है, हमें पता है हमने उन लोगों के साथ खड़े होना है, पर हालात ऐसे हैं जिस हम मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इसके बाद बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होती है पीपल्स पार्टी को। अभी बहुत एक हमारी ऑनरेबल मेंबर उन्होंने बात की और ऐसे बात की जैसे वो कह रहे हैं मैं 3 दफा से इस हाउस की मेंबर हूं। आप पिछले 13 साल से सिंध गवर्नमेंट में आपके पास गवर्नमेंट मौजूद है। आप मुझे बताएं कि 13 साल में हमने हेल्थ सेक्टर इस तरह ठीक किया, फेडरल गवर्नमेंट इस तरह इसको ठीक करे, हमने अपने फाइनेंस को इस तरह ठीक किया, आप अपने फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस को इस तरह ठीक करें। हमने इस तरह के पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए, फेडरल गवर्नमेंट इस तरह के पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए। हमने अपने डिपार्टमेंट्स को, अपने असेंबली को इस रवायात पे चलाया कि हमें सबको फॉलो करना चाहिए। एक तरफ कोविड-19 है, एक तरफ पीपल्स पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान, और कोविड-19 को सामने रखते हुए, कोरोना को सामने रखते हुए पाकिस्तानी अवाम पे, सिंध की अवाम पे पीपल्स पार्टी ने हमला किया हुआ है। एक तरफ ये रोटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ 2 अरब रुपए की गंदम चोरी करते हैं। एक तरफ ये रोटी की बात करते हैं, 20 अरब रुपए का बारदाना चोरी करते हैं। एक तरफ ये हेल्थ की बात करते हैं, दूसरी तरफ लाड़काना में एड्स से लोग मरते हैं। एक तरफ हेल्थ की बात करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम डालते हैं, दूसरी तरफ कुत्ते काटने से सैकड़ों बच्चों की अमवात होती हैं। एक तरफ ये कहते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं मानते, उसी एनसीओसी के अंदर बैठ के फेडरल गवर्नमेंट के मौकफ पे अपना मौकफ देख के सेम डिसीजन करके बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं मीडियोकर पाकिस्तानी के साथ हैं, एक तरफ कहते हैं मिडिल क्लास के साथ हैं, एक तरफ कहते हैं हम गरीब के साथ हैं, हम इनको रोटी देंगे, हम इनको कपड़ा देंगे, हम इन्हें मकान देंगे। डिप्टी स्पीकर साहब 13 साल से इनकी कंसेक्टिव गवर्नमेंट है, गलत की किसी ने बात की 35 साल की। मुझे बताएं 13 साल में रोटी की जगह गंदम छीन ली, कपड़े का जगह उस कपड़े को उनके हल्क पे बांध के उसको फांसी दे दी गई। मुझे एक बात बताएं, क्या सिंध की अवाम पाकिस्तानी नहीं है? क्या सिंध की अवाम के ये हकूक नहीं है जो बाकी पाकिस्तानी अवाम के हैं? क्या कराची, हैदराबाद अर्बन सेंटर्स जो मिडिल क्लास को नुमाइंदगी करता है, इस साल के बजट में डिप्टी स्पीकर साहब एक नया डेवलपमेंट बजट नहीं रखा गया। आज कराची के पास पीने का पानी नहीं है, 12 साल से K4 मंसूबा चला रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में किसी न किसी लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मौजूद है। कराची, हैदराबाद जो 90% टैक्स कलेक्ट करते हैं सिंध गवर्नमेंट जो बजट जिसके चीज पे दिया जाता है, एक गवर्नमेंट लेवल पे कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। हेल्थ की बात करते हैं, कोई हम परवेज इलाही साहब ने पंजाब में एक लैंडमार्क काम किया जो 1122 शुरू हुई, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के डिस्ट्रिक्ट में 1122 मौजूद है, पंजाब के इस्लाम में 1122 मौजूद है। आप ये कहें पूरे सिंध में बाशमूल कराची, हैदराबाद कोई गवर्नमेंट लेवल पे आपके पास एम्बुलेंस सिस्टम मौजूद नहीं है, अस्पतालों का सिस्टम आप देख चुके हैं। उसके बाद वादे वहीद 13 साल गुजर गए पीपल्स पार्टी को, और छोड़े पिछली दफा इनके अपने एंटी करप्शन यूनिट ने खुद इस चीज को निकाला कि 1.7 अरब रुपए की करप्शन ज़कात एंड उशर के अकाउंट में हुई है। ये हालात हैं। एक तरफ थर है जब ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बच्चे मार रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये बात करते हैं कि हमें फेडरल उसे ओन नहीं करता। मुझे एक बात, इस पॉलिसी कोविड-19 जो दुनिया में पहली दफा हुआ है,
जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसको हैंडल किया है, पूरी दुनिया आज इस चीज़ को पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर रही है। हमेशा बात की जाती है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की कि ये खान साहब ने कहा था ये अशरफिया का ये लॉकडाउन है। 25% डिप्टी स्पीकर साहब 25% लोग पाकिस्तान के खतरे गुर्बत के नीचे रहते हैं। एक SDPI की रिसर्च आई, एक पेपर आया जिसमें कहा गया अगर 1 महीने हम लॉकडाउन करते हैं, 1 महीना, उससे 9 लाख छोटे कारोबार ऐसे हैं जो दोबारा नहीं खुल सकेंगे और 25% से ये अब बढ़ के 30% पे चले जाएगा। अगर ये 2 महीने पे जाएगा ये 35% पे चला जाएगा। अगर ये 6 महीने पे जाएगा इसी तरह ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, हमने कहा कि ये पूरी दुनिया में पहली दफा ये पेंडेमिक आया है, डेली बेसिस पे से डील किया जाएगा। 2 इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, एक को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, दूसरे को असद उमर हेड करते हैं। डेली बेस पे फैसले किए जाते हैं। आज अगर देखा जाए ये हुआ क्या है, इसका लॉकडाउन का जो जिसकी मुखालफत की जाती है, क्यों की जाती है और क्यों लोग उसके हक में होते हैं। बात सिर्फ ये है डिप्टी स्पीकर साहब, अगर ये बीमारी सिर्फ गरीबों पे आती, ये बीमारी ये ना देखती कि अमारत की तरफ जाना है कि गुर्बत की तरफ जाना है, लिसानियत को ना देखती, ये ना देखती ये में शिया है, ये सुन्नी है, ये पठान है, ये पंजाबी, ये महाजर है, इसने बला तरतीब सब पे अटैक किया है। अगर ये सिर्फ गरीबों पे आती तो खुदा की कसम ये बैठी अशरफिया भी ये कहती कि पाकिस्तान में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अमीरों पे आई है, क्योंकि ये अशरफियों पे भी आई है। इसलिए सारी अशरफिया बैठ के कहती है पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाओ। अगर पाकिस्तान में ये लॉकडाउन, पाकिस्तानी जैसी इकोनॉमी इनको सरवाइव नहीं कर सकती लॉकडाउन को। हमारे पूरे MNAs, कई MNAs मेरे कुलीस को कोरोना हुआ है, मेरी पूरी 13 members of my family got infected through corona, पर आज मैं खड़ा यहां होके कह रहा हूं कि हमारा मुल्क लॉकडाउन की पॉलिसी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही जाना पड़ेगा, पर उसके ऊपर भी सियासत होती है, उसके ऊपर भी सियासत होती है। लोगों हमें पता है, कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो भी इंसान है वो ये नहीं चाहता कि कोई इंसान फौत हो, कोई जाँ बाग हो, हलाकतें हो। आपका तरीकाकार डिफरेंट है, हमारा तरीकाकार डिफरेंट है, पर इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, लोगों की जानों के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सर एक बात बहुत ज़रूरी, सरकारी मुलाजमीन की बात हुई। सर मैं एक सिविल सर्वेंट का बेटा हूँ, मैं सारी उम्र सिविल सर्वेंट्स के दरमियान रहा हूँ और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है, मैं उनको दाद देता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि सिविल सर्वेंट सारा साल सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि अगले साल उसकी तनख्वाह बढ़ेगी, अगले साल उसकी तनख्वाह बढ़ेगी। मैं उस लोगों का हिस्सा हूँ जिसमें मुझे फ़ख्र है। पर सर हमें हालात समझने पड़ेंगे, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। इस वक्त हमें जिस तरह पहली दफ़ा इस गवर्नमेंट ने 144 अरब रुपए का एहसास पैकेज दिया, जिसमें 1,60,00,000 खानदान जिससे मुस्तफीद हो रहे हैं। इस साल हमें अपने सरकारी भाइयों से हमारी ये इल्तमास है, हमारी ये गुजारिश है, हम आपका ये दर्द समझते हैं, इस तबके के दर्द को हम समझते हैं। इंशाल्लाह जैसे हालात बेहतर होंगे हम सरकारी मुलाजमन की तनख्वाहों में इंशाल्लाह ताला इजाफा करेंगे। दूसरी तरफ सर हालात इस्लामाबाद के बात हवाले से अपनी बात मुख्तसर मैं रैप अप करता हूँ। सर इस्लामाबाद के हवाले से मुझे नहीं पता, यहाँ किसी ने बात की, मुझे किसी ने बताया कि पहली दफ़ा हुआ है कि इस्लामाबाद को ओन किया गया है, पहली दफ़ा हुआ है। बात तो होती है 18वीं तरमीम की, बात तो होती है NFC की। आए बैठते हैं, अगर पीपल्स पार्टी से ओन करती है 18वीं तरमीम को, तो 18वीं तरमीम के जो कायदे कवायद हैं उनको अमल दरामद भी करे। आप बहुत खुश होते हैं कि आपने 18वीं तरमीम करके डेवोल्यूशन ऑफ पावर की है, आप सूबों तक ले आए, आप NFC की बात करते हैं, तो PFC की बात क्यों नहीं करते, DFC की बात क्यों नहीं करते, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात क्यों नहीं करते, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन की बात क्यों नहीं करते। अगर 18वीं तरमीम में आप इस चीज का क्रेडिट लेते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली है आपको, तो आप यही सिस्टम लोकल गवर्नमेंट की तरफ क्यों नहीं आप उसको डिवॉल्व करते। आज कराची का जो सबसे बुरा हशर है, जो हैदराबाद का
सारे अर्बन सेंटर्स का, क्योंकि आपने लोकल गवर्नमेंट को मफलूज करके रख दिया है। जिस वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, जो इवॉल्व हुआ है पाकिस्तान में, वो 3 टियर सिस्टम है। ऊपर नेशनल लेजिस्लेटिव है, नीचे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव है, और नीचे डिलीवर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। 2 टियर्स तक तो हम 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, पर 3rd टियर कहां गया? उसको हम क्यों नहीं ऑन करते? पीएफसी कहां गया जहां उसने प्रोविंशियल लेवल पे फाइनेंस कमीशन का अवार्ड्स होने थे? डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन कहां गया जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पता चलना था? ये अशरफिया बनाया हुआ है टैक्स पेयर के पैसे को। आपके डिस्ट्रिक्ट को इतने पैसे, उस डिस्ट्रिक्ट को इतने पैसे, कराची को कोई फंड नहीं, हैदराबाद को कोई फंड नहीं। आए बैठे इस पे बात करते हैं, इससे आगे लेके चलते हैं पाकिस्तान को। एनएफसी में भी खुद आप मानते हैं कि जो फेडरल जो हिस्सा रह जाता है सारी चीजें करके, वो 700 अरब रुपया नुकसान से शुरू करता है, डेफिसिट से शुरू करता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तमाम सूबों को मिल चुकी है। अगर आप समझते हैं ये चीजें हैं, आए बैठ के बात करते हैं, और इसी से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब।